वेलकम डियर्स। हिस्ट्री में आज हम राजपूत राजवंशों को समझने वाले हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरे राजपूताना काल के सभी मुख्य राजपूत राजवंशों को एक साथ एक ही क्लास में समझ सके। उसका रीजन ये है कि हमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं जब हम अलग अलग क्लासेज में राजवंशों को देखते हैं। जैसे हम इनका आपस में लिंक नहीं कर पाते कि एक राजवंश का दूसरे से क्या लिंक था, तीसरे से क्या लिंक था। इन सभी को राजपूत क्यों बोल रहे हैं, यहाँ वाले क्यों नहीं, ऐसे दूसरे क्यों नहीं। और इनकी आपस में लड़ाइयाँ क्या हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको ये पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपस में लड़ाई थी, लेकिन बाकी की आपस में लड़ाई क्यों थी, कैसे थी, किसकी नहीं थी। दूसरे भारत के विदेश से जो आक्रमणकारी आ रहे हैं, सुबुक्तगीन है, महमूद गजनवी है, मोहम्मद गोरी है, उनकी किससे लड़ाइयाँ हुई, किसने किसका साथ दिया, तो वो आपस में हम लिंक नहीं कर पाते। तो इसलिए लिंक कर सकें आपस में अच्छे से, तो इसको यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ, आप ध्यान से देख लो। इस पूरे राजपूताना काल को हम एक साथ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्लास लंबी हो सकती है। साथ के साथ देखो, अभी हम राजपूत राजवंशों पे आ गए हैं। तो इससे पहले हमने क्या किया, हमने दक्षिण भारत के राजवंशों को देख लिया था। हमने पांड्य को देखा, हमने पल्लवों को देखा, हमने चोलों को देखा, हमने चालुक्य देखा। यहाँ पर पश्चिमी चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, इन्हें देख लिया। उससे पहले हमने बंगाल के वंशों को देख लिया था, पाल और सैन वंश को। हमने कश्मीर के वंशों को देख लिया था। कौन से वंश, कि कश्मीर में कौन कौन से वंश थे, उत्पल वंश, लाहौर वंश, कारकोट वंश, इन सबको देख लिया। तो इस तरह से हमने पूरे भारत के राजवंशों को देख लिया। कौन से राजवंश, जो गुप्तोत्तर काल के थे। यदि कोई पहली बार इस क्लास को देख रहा हो तो उसको बता देता हूं कि अभी हमारा प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता से लेकर और अब तक की क्लास हो चुकी है, और इस राजपूत काल को होने के बाद शायद एक क्लास और रहेगी जिसमें हम भक्ति आंदोलन को साथ में देख लेंगे। पूरा प्राचीन इतिहास हम समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। लगभग 28 29 30 क्लास हो चुकी हैं। तो इन 30 क्लासेज में हमने इस पूरे समय को देख लिया है। एक कहानी के रूप में पूरी क्लासेज को समझाया मैंने, सभी क्लासेज को, और सीक्वेंस में। अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो उसको फिर भी बताना मेरा उत्तरदायित्व है कि हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइएगा। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज एक के बाद एक सीक्वेंस में लगी हुई हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और एक एक करके ऐसे ही एक एक टॉपिक को हमने, मेन मेन मुद्दों को हमने लिया है। तभी पूरी हिस्ट्री को कवर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। और इस क्लास को देखने के बाद फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर कॉन्फिडेंस आता है तो साथ में जुड़िएगा सारथी के, और बाकी लोगों को भी जरूर जोड़िएगा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल हम इसको देख ले रहे हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अलग अलग राजवंशों को हमने किया, तो क्यों किया, क्योंकि राजवंश थे, बने कैसे। तो एक छोटा सा संक्षेप में दे देता हूँ, 1 से 1.5 मिनट में। हमने देखा मौर्य काल, बहुत पहले टाइम में। मौर्यों के बाद हमने देखा मौर्योत्तर काल। मौर्य काल में जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, केंद्रीकृत व्यवस्था। मौर्योत्तर काल में कैसी व्यवस्था थी, विकेंद्रीकृत व्यवस्था। अब केंद्रीकृत व्यवस्था क्या होती है मैंने समझाया हुआ है, लेकिन कोई पहली बार देख रहा हो तो बता देता हूँ। जैसे भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब राज्य अलग अलग हैं लेकिन सबके ऊपर एक, उनको कंट्रोल करने के लिए एक शक्ति बैठी हुई है जिसको हम केंद्र बोल रहे हैं, सेंट्रल बोल रहे हैं। और इसको हम सेंट्रलाइज्ड पैटर्न बोलते हैं। तो ये क्या है, केंद्रीकृत व्यवस्था है। तो वैसे ही मौर्य काल में हमने केंद्रीकृत व्यवस्था को देखा। अलग अलग राजा हैं और वो सभी एक राजा के अंडर में हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, राजा अशोक हो गए, उनके अंडर में पूरे भारत के। उनका साम्राज्य विस्तार काफी, ये वाला मैप नहीं था उस समय पर, ये बहुत बाद में, अभी ये आजादी के टाइम पे हुआ है। बाकी कौन सा, यहाँ तक विस्तार था उनका, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो भारत का मतलब ये वाला मैप नहीं, भारत का मतलब याद रखें कि लगभग यहाँ के आसपास वाला ये सब भारत होता था। और उसमें भारत के राजा, जैसे मौर्य राजा मैंने बताया, तो वो ऐसे नहीं कि यहाँ तक आ रहे हैं, लगभग यहाँ तक, अलग अलग टाइम पे मैंने अलग अलग राजाओं का बताया मैपिंग से। तो वहां पर हमने देखा सेंट्रलाइज व्यवस्था। फिर मौर्योत्तर काल में राजा, जो अंडर वाले राजा थे, जो अलग अलग राजा थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र को अलग कर लिया, विकेंद्रीकरण होगा। फिर से गुप्त काल में क्या हुआ, एक केंद्रीकृत व्यवस्था हुई। मतलब एक राजा है और वो क्या है, बाकी सब राजाओं को अपने अंडर में ले रहा है। दूसरे राजा तो हैं अपने अपने क्षेत्र के, लेकिन वो सभी एक के अधीन है, ठीक है। तो उसको हमने बोला क्या, इस पूरे भारत को हमने बोला गुप्त साम्राज्य। फिर क्या हो रहा है, गुप्त जैसे ही उनकी शक्ति कमजोर पड़ी, भाई राजा ताकतवर है, अभी हमारा सेंट्रल मोदी जी ताकतवर हैं तो सभी जुड़े हुए हैं। अगर वो कमजोर पड़ गए तो फिर सब अलग अलग हो जाएंगे राज्य। ऐसा होगा नहीं वैसे, क्योंकि अभी संविधान बहुत कुछ हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता, तो राजा अपने आप को अलग कर लेते थे। तो है क्या कि गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल के बाद में फिर से विकेंद्रीकरण हुआ, और अलग अलग क्षेत्र के राजाओं ने अलग अलग अपने आप को अलग कर लिया, अपने क्षेत्र को, ठीक है। उसको हमने बोला विकेंद्रीकरण, गुप्तोत्तर काल।
और ये अभी गुप्तोत्तर काल ही चल रहा है। इसमें अभी हम देखेंगे किस तरह से लगभग 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का पूरे काल को हम समझने वाले हैं। पूरा टाइम लगभग 750 से के आसपास से और लगभग 1200 के आसपास तक का, ठीक है। तो अब है क्या, इन राजाओं के अलावा या इन वंशों के अलावा गुप्तोत्तर काल में शुरुआत में कौन आया? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के टाइम पे मैंने बताया था हर्ष का साम्राज्य कौन सा था, ये वाला। हर्ष का साम्राज्य इतने में विस्तार था। उसके साम्राज्य में क्या था, कन्नौज उसकी यहाँ पर राजधानी होती थी। उत्तर प्रदेश का कन्नौज वाला क्षेत्र पहले कौन से था? पहले थानेश्वर थी। यहाँ पे अपनी बहन की वजह से आया, क्योंकि बहन के पति को मार दिया गया था। यहाँ पर दो राजा थे, उनके द्वारा पूरी कहानी को मैंने डिटेल में समझा रखा है कि देवगुप्त और ये शशांक ने मार दिया, और इसका बदला लेने के लिए ये यहाँ तक उसकी मित्रता है। तो कुल मिलाकर उसने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। किसमें? क्लास देखने ना, मैंने पूरे भारत के जो अलग अलग सभी वंश हैं गुप्तोत्तर काल के, सभी को डिटेल में मतलब समझाया हुआ है। अभी तक हम चलते हुए आ रहे हैं किस किस को। जैसे कि हमने कश्मीर के वंशों को देख लिया, कुछ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी क्लास एक सीक्वेंस में ही देखो तो अच्छा है प्लेलिस्ट से। यहाँ पर हमने देखा कि कश्मीर में कारकोट, उत्पल, ये वाले वंश थे। यहाँ बंगाल में पाल और सैन वंश थे। इन वंश ये कब आ रहे हैं? हर्ष के बाद में। जैसे ही हर्ष कमजोर पड़ता है सब अपने आप को अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चालुक्य आ जाते हैं, यहाँ पर चालुक्य आ जाते हैं, पूर्वी चालुक्य। और दक्षिण भारत में वही पांड्य, पल्लव और कौन, चोल आ जाते हैं, ठीक। तो इन सबको हमने एक एक करके समझ लिया। अब टाइम आता है हमारा कौन सा? राजपूतों का, ठीक। तो राजपूतों के बारे में हम क्लास शुरू कर रहे हैं, तो एक बार मैं बता देता हूँ कि राजपूत किस तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजपूत आए कहाँ से? ठीक है, कनेक्शन को इनको बाद में देखेंगे, एक राजा को बाद में देखेंगे, समझेंगे क्या एक एक वंश को कहाँ पर था, उनके राजा कौन से थे। और मुख्य राजा मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे हम गुर्जर प्रतिहार को, इनके राजाओं को देख रहे हैं, उनकी कहानियां देख रहे हैं। ये गुर्जर प्रतिहार हो गए, गहड़वाल वंश हो गए, गहड़वाल वंश के राजा हो गए सब। ये इस तरीके से अलग अलग, चौहान वंश, चंदेल वंश, ये परमार वंश। तो ये सभी राजाओं सभी वंशों के राजाओं को हम देखते हुए चलेंगे, उनकी कहानी को, ठीक है। इससे पहले क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि राजपूत काल है क्या। तो टाइम पीरियड कौन सा है, किसने बताया, क्यों बताया, क्या आपको किसने नामकरण किया? तो देखो, 7वीं शताब्दी से, ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप नोट करना चाहें कर भी सकते हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक टाइम पीरियड यहाँ पर दिख ही रहा है आपको, लगभग 12वीं शताब्दी तक अलग अलग टाइम पर अलग अलग राजाओं के साथ में एक उत्तर भारत में जो साम्राज्य विस्तार होता है, अलग अलग वंश का अलग अलग जगह पर। उत्तर भारत के लगभग सभी मुख्य राजा, मुख्य वंशों को हमने बोला राजपूत। अब क्यों बोला? तो राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये राजपूत है कौन? तो इसका जो सबसे पहले हमें वर्णन मिलता है, किस पे मिलता है? कर्नल टोड राजपूतों का एक इतिहास लिखते हैं, और वो बोलते हैं कि राजपूत कहाँ से आए। ये सीथियन थे। सीथियन हमने जातियां देखी थी, हमने वंश देखे थे जो विदेशों से भारत में आए थे। अब देखो, ये कई बार कंफ्यूजन होगा और हम भूल जाएंगे, तो उसके लिए भी तरीका बताऊंगा मैं याद रखने का। तो कर्नल टोड ने बताया कि ये भाई भारत के बाहर से आ रहे हैं जो सीथियन थे, वो टाइम के साथ धीरे धीरे बदले जब यहाँ पर रहे, और वो अपने आप को राजपूत कहने लगे, ठीक है। तर्क को मान्यता अभी नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, बस जानना जरूरी है। उसके बाद में फिर से एक आते हैं, जैसे कि अ, हमने वी ए स्मिथ हैं। वो क्या बोलते हैं कि हाँ ये शक थे, और या फिर हूण जनजाति वाले थे। कुछ शक थे, शक, शक वंश हमने देखा, कुछ हूण थे, और वो यहाँ पर राजपूत कहला रहे थे अपने आप को। जो बाहर वाले विदेशी हैं, जैसे कि मैंने नाम लिया था किसका, कर्नल टोड का, दूसरा नाम लिया वी स्मिथ का, तो कौन है, विदेशी हैं ये। आपको पता होगा, मैंने एक क्लास भी की है जो हिस्ट्री की हमारी डीप कॉन्सेप्ट क्लास है, उसमें समझाया हुआ है कि इतिहास को लिखा कैसे जाता है, उसके स्रोत क्या है। तो जो विदेशी रहे हैं वो भारत के इतिहास को हमेशा दबा कर रखना चाहते हैं, लेकर वैदिक सभ्यता से और यहाँ तक का। वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में भी उन्होंने बोला। कोई बोल रहा है कि ये लोग तो यहाँ से आए थे, कोई हड़प्पा सभ्यता वालों को भी यही बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता वाले कहाँ से आए थे, मेसोपोटामिया से आए थे। तो वो ये जताना चाह रहे हैं कि यहाँ के तो है ही नहीं कोई भी। तो ध्यान रखना है कि ये बाहर वाले तो ये बोलेंगे कि ये सीथियन थे, शक थे, हूण थे, बाहर से आए हुए थे। जो भारत वाला है, भारत वाला जो मुख्य स्रोत है, सबसे मुख्य स्रोत वो कौन सा है? नाम सुना होगा, चंद्रवरदाई। कवि है, किसका कवि है? चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है। कौन सा? चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई एक किताब लिखता है, अभी दिखाऊंगा यहाँ पर। वो हिंदी का पहला महाकाव्य है, ध्यान रखना थोड़ा सा।
कौन-सा? पृथ्वीराज रासो, सभी को पता है। एक पृथ्वीराज विजय है, वो जैनिक ने लिखी है, दोनों में डिफरेंस बताऊँगा अभी। तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा और उसमें जो वर्णन किया, उसने इस तरह से वर्णन किया, हालाँकि वो अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन अतिशयोक्ति जब उसका सार समझते हैं तब नहीं होगा, कि यहाँ से राजस्थान के यहाँ कौन-सा पर्वत है? अरावली की श्रेणियाँ, कि अरावली के माउंट आबू पे एक हवन किया गया वशिष्ठ के द्वारा, और जब ये हवन किया गया तो वो जो अग्निकुंड था, बहुत बड़ा अग्निकुंड था, उस अग्निकुंड से जो उत्पन्न राजा हुए, वही राजपूत कहलाए। ध्यान रखना, अग्निकुंड से उत्पन्न राजाओं का राजपूत होना कौन तर्क दे रहा है? चंद्रवरदाई। इसमें पृथ्वीराज रासो में। अब इसका जो सार निकलता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अग्नि से कोई व्यक्ति बन गया हो। इसका सार ये निकलता है कि जब यहाँ की शक्तियाँ क्षीण हो रही थी, तो एक अग्नि के रूप में अपने अंदर एक तेजपन को लिए, एक ज्वाला को लिए हुए जो ये राजा आते हैं, उन्हीं को क्या बोला गया है यहाँ पर? राजपूत। और सभी की उत्पत्ति यहाँ से होगी, ठीक है? राजस्थान के अरावली की श्रेणियों से, ठीक? दिखाऊंगा अभी मैं। तो अब ये हो गए। फिर एक और तर्क याद रखना है आपको, ओझा, ये ओझा और सी स्मिथ, सॉरी, वैध। वैध क्या बोल रहे हैं और ओझा, ओझा और वैध याद रख लेना बस। ओझा और वैध क्या बोल रहे हैं? दोनों नाम एक से हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये पुराने वाले क्षत्रिय हैं, जो टाइम के साथ बदलते 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 राजपुत्र कहलाने लगे, और राजपुत्र के साथ बदलते 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 राजपूत अपभ्रंश के नाम से जाने लगे। ठीक है, पुराने टाइम के क्षत्रिय का मतलब, चार वर्ण व्यवस्था हमने देखी थी। किसमें देखी थी? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और वो व्यवस्था ऐसे ही चली हुई आ रही थी। उसका जो हमारी स्मृतियां हैं, उन्होंने भी क्या कहा था, करा था, उनका समर्थन किया था। किस तरीके से किया गया वो बात अलग है, ठीक है? तो चार वर्ण व्यवस्था कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समाज की रक्षा करने के लिए, ठीक है, लोगों की रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए, जो आगे क्षति से रक्षा कर रहा है, वही क्या है? क्षत्रिय है। ये क्षत्रिय क्योंकि राजा का वंशानुगत हो गया था, तो राजा का बेटा, बेटे का बेटा, इस तरीके से चल रहा है। तो आकर आगे चलकर यही क्षत्रिय, दूसरा वाला वर्ण, अपने आप को क्या कहलाएगा? राजा का पुत्र, राजपुत्र। और ये अपभ्रंश शब्द बन जाएगा राजपूत। ठीक है, तो ऐसा वर्णन करते हैं कौन? ओझा और वैद, दो व्यक्ति जो हिंदुस्तान वाले हैं, ठीक है। दूसरा, चंद्रप्रदाई ने भी ये हमें इनको क्या बोला है? हमारे भारत के 3 नाम मैंने बताए, उन लोगों का नाम याद रखना है। बाकी विदेशियों ने सक्सीथियन बोला है, ठीक। तो ये हो गए। टाइम पीरियड मैंने बता दिया, 7वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास तक का, ठीक है। ये राजपूत हो जाते हैं। अब इनका क्षेत्र विस्तार देखना है और कहानी को समझना है क्या हुआ। तो पुराने टाइम में होता क्या था कि जो राजा है, संविधान नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको जैसे मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चलता था। तो यहाँ पर गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में। इसको पहले, ये गुजरात राजस्थान, ठीक। यहाँ पर एक जनजाति होती थी गुर्जर। गु मतलब गुजरात, और जर मतलब, रे मतलब राजस्थान। तो उनको बोला जाता था गुर्जर। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते थे। इनका कोई एक व्यक्ति है, वो अपनी शक्ति को धीरे 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 बढ़ा रहा है, और बढ़ाते 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 वो एक सामंत राजा बन जा रहा है। धीरे धीरे ये लोग क्या बन जा रहे हैं? जो गुर्जर हैं, वो सामंत राजा बन जाते हैं, ठीक है, दूसरों के, जो यहाँ पर राजवंश चल रहा है। अब जब सामंत राजा बन रहे हैं, जैसी दूसरे किसी राजा को मौका मिलेगा, इनके ही वंश के किसी राजा को मौका मिलेगा, तो वो अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र करा लेंगे राजाओं से, पुराने राजाओं से। और वो अपने आप को स्वतंत्र कराकर अधिकार कर लेंगे पूरे क्षेत्र पर, जिसको बोला जाएगा प्रतिहार। प्रतिहार राजवंश, समझ गए? तो ये है गुर्जर प्रतिहार, पूरा नाम है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर जनजाति है और प्रतिहार के नाम से ये राजपूत बने हैं, ठीक। तो पहले जो राजपूत हैं वो गुर्जर प्रतिहार हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्षेत्र कौन सा है इनका? राजस्थान है, राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र। बाद में क्या करते हैं? ये कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। थोड़ा गला खराब हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। तो कन्नौज पर अधिकार कर ले रहे हैं। कैसे कर ले रहे हैं? तो हमने क्लासेस की थी, त्रिपक्षीय संघर्ष हमने देखा था। यहाँ पर कौन है? गुर्जर प्रतिहार है। यहाँ पर कौन है? राष्ट्रकूट है, मैप को ध्यान रखते जाना। और यहाँ पर कौन है? पाल है।
तो जब हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के अंतिम समय में हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ये भी मैंने बताया था। अब उत्तराधिकारी ना होने पर यहाँ पर इस क्षेत्र में इतना बड़ा साम्राज्य बचा पड़ा है। तो ये प्रतिहार भी ये सोच रहे हैं कि कन्नौज पर अधिकार कर ले तो ये हमारा हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार ध्यान रखना, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ऑलरेडी यहाँ पर किसको, गौड़ शासक को हरा चुका है, यहाँ पर किसको हरा चुका है, उत्तर गुप्त को हरा चुका है, यहाँ पर मैत्री से उनके संबंध है, यानी कि पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। वो इतनी मेहनत खुद कर चुका है, तो अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमारा अधिकार हो गया तो इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार हो जाएगा। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल अलग अलग समय पर लड़ाइयां करेंगे और ये लड़ाई चलती रहेगी। बाप बेटे पोते परपोते, दूसरे वंश के बाप बेटे पोते परपोते, इनसे आपस में लड़ाइयां आगे तक चलती रहेंगी और उसमें फाइनल विजय जो होता है वो कौन होता है, प्रतिहार। समझिए, तो इनका अधिकार हो जाता है कहां पर, कन्नौज पर। कन्नौज कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है जहां पर अभी गहड़वाल लिखा हुआ है, यहाँ पर कन्नौज पर अधिकार हो गया। समझिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार हो गया। जब बड़े क्षेत्र पर अधिकार हो गया तो क्षेत्रीय राजा की उसको जरूरत पड़ी। तो इन प्रतिहारों ने जो क्षेत्रीय अलग अलग राजा थे उनको क्या बना लिया, अपना सामंत। सामंत राजा का मतलब है सहयोगी राजा, जो एक मेन राजा सॉरी, जो एक मेन राजा बड़े राजा के अधीन रहते हुए या सहयोग करते हुए अपने क्षेत्र में राजा बना रहे हैं। समझ गए। तो इनमें से जैसे चौहान है, परमार है, ये क्या है, सब इनके सामंती राजा। शुरुआत में जैसे ही इनको मौका मिलेगा, प्रतिहार कमजोर पड़ेंगे तो क्या कर लेंगे, ये अपनी शक्ति को बढ़ा लेंगे और इनसे स्वतंत्र होकर अपना राज्य विस्तार कर लेंगे। कहानी समझ रहे हो, मतलब कैसे डेवलपमेंट चल रहा है। तो अभी यहाँ पर प्रतिहार है कन्नौज में, एक गहड़वाल शासक को मौका मिला। प्रतिहार राजा जैसे ही कमजोर पड़ा, उस गहड़वाल शासक ने क्या करा, प्रतिहार राजा को हराया, लड़ाई करी, हराया और क्या किया, कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। समझे, कन्नौज पर उसने अधिकार कर लिया, प्रतिहार राजा खत्म। तो जो ये सामंत हैं ये स्वतंत्र हो गए। ये इनकी अधीनता क्यों स्वीकार करें, क्योंकि ये सामंत हैं, दूसरे के सहयोगी, दूसरे के सामंत राजा हैं, तो इनकी अधीनता तो स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो गुर्जर का सामंत है, तो इनके सामंत ना बन के क्या करेंगे, इनसे आपस में लड़ाई करेंगे। तो क्या होगी, चौहान और गढ़वालों की लड़ाई हो जाएगी। वैसे ही इनकी आपस में लड़ाइयाँ होंगी और ये अपने अपने क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कौन है, प्रतिहार है। ये तोमर, दिल्ली में तोमर राजा है, किसने, अनंगपाल तोमर एक राजा है जिसने क्या करा, दिल्ली को, देखो दिल्ली क्या है, 7 बार दिल्ली शहर बसा है अलग अलग टाइम पर। एक बार ये दिल्ली, एक बार ये दिल्ली, एक बार ये दिल्ली। दिल्ली का विकास हम पढ़ेंगे अलग से। तो वैसे ही दिल्ली में जो था वो अनंगपाल तोमर था। ये चौहान क्या करते हैं, अजमेर से दिल्ली पहुंचते हैं, इस राजा को हराते हैं और क्या करते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। तो दिल्ली भी चौहानों की होगी। तो अजमेर से दिल्ली कौन है, चौहान। तोमर कौन है, दिल्ली में। गहड़वाल कहां पर हो गए, कन्नौज में। ध्यान से समझते रहे ना। ये परमार कहां पर है, मालवा क्षेत्र में। ठीक, परमार क्षेत्र याद रखने हैं, मालवा। सोलंकी कहां पर है, इनको चालुक्य भी बोलेंगे। सोलंकी या चालुक्य कहां पर है, गुजरात में। ठीक, तो ये सभी राजा। और यहाँ चंदेल कहां पर है, बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश का नीचे वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का ऊपर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन है, चंदेल। तो अलग अलग इनकी स्थिति। इस मैप को तो पूरा बसा ही लेना माइंड में। तो ध्यान कर लो एक बार, चौहान कहाँ पर है, सबसे पहले प्रतिहार कहाँ पर है, प्रतिहार गुजरात और राजस्थान में है। कन्नौज पर अधिकार कर लिया त्रिपक्षीय संघर्ष के द्वारा। कन्नौज से वो हरा दिए गए किसके द्वारा, गहड़वालों के द्वारा। और गहड़वाल आ गए हैं कन्नौज में। ठीक है, चौहान कहाँ पर है, अजमेर में है। लेकिन चौहान दिल्ली में जो तोमर वंश था उसको हराकर और क्या मतलब उसको हटाकर क्या कर लेते हैं, दिल्ली पर भी अधिकार कर लेते हैं। उसके अलावा सोलंकी आए, सॉरी परमार आए। परमार कहाँ पर है, मालवा क्षेत्र में है। सोलंकी कहाँ पर है, गुजरात क्षेत्र में है। और चंदेल कहाँ पर है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, ये हो जाते हैं। इनके अलावा सभी के राजा, मुख्य राजा। अब देखो ये मुख्य राजा हैं, कुछ ऐसे भी राजा होंगे जो भोगविलासी होंगे या फिर कमजोर राजा होंगे, वो यहाँ पर नहीं लिए। जो महत्वपूर्ण राजा जिसके समय में कुछ काम हुआ या उन्होंने खुद काम किया, ठीक है, उसको हमने लिया है। तो जो प्रतिहारों के मुख्य राजा हैं वो कौन से हैं, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिरभोज, चमहेंद्रपाल और महिपाल। ये सभी को मैपिंग के साथ में एक साथ मैंने क्यों लिखा है, उसका रीजन ये है कि हम सभी को जब रिवाइज करें तो कई बार कंफ्यूजन होता है। मूलराज प्रथम कौन से वंश का राजा था, तो कंफ्यूज होगा कि मूलराज राज जो थे वो तो ये थे,
चौहान थे, नहीं। मूलराज ऐसा हो सकता है वत्सराज का भाई हो, नहीं। मूलराज कौन है? सोलंकी है। तो वो ध्यान रहना चाहिए, हमें एक साथ दिखना चाहिए। और जीएस की खास बात होती है, मैं समझाऊंगा आपको समझ आएगा, बाद में आप भूल जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, मतलब कोई भी टीचर समझाएगा, एक साथ समझ में आएगा, बाद में गायब। किस लिए? क्योंकि हम रिवीजन के टाइम पे रिवीजन नहीं करेंगे और उनके नाम ध्यान नहीं रखेंगे। तो जैसे ही रिवीजन नहीं हुआ और नाम क्या होंगे, ये सभी नाम स्लिप हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, बीच में एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, ये नाम इस मैप को देखकर याद हो जाएंगे सारे को, कि हाँ ये वाला राजा इस वंश का है, ये वाला राजा इस वंश का है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, बीच बीच में इसको देख लेना। तो ये हो गए कौन? प्रतिहार, नागभट्ट, वत्सराज, मिहिरभोज, महेंद्रपाल, महिपाल, मुख्य राजाओं में। समय इनका लिखा हुआ है, समय के लिए मैंने शायद बता दिया, नहीं बताया तो ध्यान रखना कि समय को, एग्जैक्ट समय को आप याद ना रखें। यदि आप हिस्ट्री से टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, या फिर यूजीसी दे रहे हैं, या फिर क्या यूपीएससी दे रहे हैं, तो समय याद रखना है आपको। अन्यथा समय जो मुख्य राजा का किसी का समय होगा, केवल उसको याद रखें। ये समय है आइडिया के लिए, कि हाँ इस लगभग उस समय पर 850 के आसपास इस वंश का ये राजा वहां पर चल रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली समय मैंने बता दिया कि नहीं याद रखना है। तो यहाँ पर नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिरभोज, महेंद्रपाल और कौन? महिपाल, ये राजा हो रहे हैं। परमार वंश के कौन शासक हैं? सियक या श्रीहर्ष। ये हर्षवर्धन वाला नहीं है, कश्मीर के हर्ष वाला नहीं है, ये मालवा का श्रीहर्ष है। ठीक है, ये हो जाता है। वाकपति मुंज हो जाता है, राजा भोज होता है, कभी अभी इसकी कहानी सुनाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद सोलंकी में कौन आ रहे हैं? मूलराज प्रथम, भीम प्रथम। इसका नाम सुनेंगे आप किस टाइम पे? जब महमूद गजनबी गुजरात पर आक्रमण करेगा, सोमनाथ मंदिर को लूटेगा, भीम प्रथम है। आगे चल के यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय। ठीक है, वो क्योंकि उनके टाइम पर एक काम हुआ है इसलिए वहां पर आ जाएगा। तो ये कौन से राजा हैं? जयसिंह सिद्धराज, ये हैं कौन? सोलंकी। चौहान वंश के कौन मुख्य राजा हैं? अजयराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज तृतीय। चौहान कहा गया, तो पृथ्वीराज तृतीय ही कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, ये हो गए। अनंगपाल तोमर, तोमर वंश के हो गए। गहड़वाल शासक कौन है? चंद्रदेव, गोविंद चंद्र और जयचंद, ये हो जाते हैं। चंदेल कौन है? चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर, परमर्दी देव वर्मन। तो ये सभी राजा आप लोग एक साथ एक बार में देख लेना, बीच बीच में चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आप पीडीएफ से एप्लीकेशन पर देखेंगे तो पीडीएफ से इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम राजा ले रहे हैं और इनके काम को समझते हैं। गुर्जर प्रतिहार, तो मैंने बताया गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में जो एक जनजाति है वो है गुर्जर। वो आगे चल के प्रतिहार वंश की स्थापना कर रहे हैं। शुरुआत में क्या कर रहे हैं? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले रहे हैं और वहां पर जीत रहे हैं। एक ये बता दिया है। हरिश्चंद्र इनका संस्थापक है, लेकिन हरिश्चंद्र का नाम तो हमने देखा ही नहीं अभी। हरिश्चंद्र इसलिए नहीं देखा क्योंकि यहाँ पर ये महत्वपूर्ण शासक नहीं है। यहाँ पर नागभट्ट से चालू किया हमने, तो हरिश्चंद्र इस वंश का संस्थापक था, जो संभवतः किसी इन्हीं राजाओं का सामंत था, लेकिन सामंती राजा बन चुका था। किससे बन चुका था? जो एक जनजाति थी जो घूम रही थी इधर से उधर, तो उनमें वो अपना डेवलपमेंट करके, विकास करके, अपनी ताकत बढ़ा के एक राजा बन चुका है। ठीक है, तो वो इस वंश का संस्थापक है। आगे चल के नागभट्ट आएगा काफी समय बाद, और नागभट्ट क्या करेगा? इस वंश का महत्वपूर्ण शासक बनेगा। पहला महत्वपूर्ण शासक जो हमें देखने को मिल रहा है, नागभट्ट मिल रहा है। अब देखो ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि जैसे एक संस्था हमने गुप्त वंश में देखा, त्रिगुप्त संस्थापक है, और फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त कौन है? वो वास्तविक संस्थापक है। तो इसका मतलब क्या है भाई? वंश तो पहले से चला हुआ आ रहा है ना। वो राजा के लगभग बन गया है, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाया है पूरी तरह से, और स्वतंत्र राजा के रूप में अपना साम्राज्य नहीं बना पाया है। तो जो स्वतंत्र होकर साम्राज्य विस्तार कर लेगा, राज्य विस्तार कर लेगा, उसको हम बोलेंगे वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो ये अभी लगभग सामंती राजा हैं, और ये कौन है? वास्तविक संस्थापक। ठीक, ध्यान रखना है। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? वत्सराज। और ये नागभट्ट प्रथम इसका महत्वपूर्ण शासक है। जो क्या किया जा रहा है, जिसके द्वारा अरबों को हराया जा रहा है। अरब मतलब जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, अरब वाले। ये हमें मिल रहा है ग्वालियर प्रशस्ति। दो हमें अभिलेख मिल रहे हैं। अभिलेख का मतलब लिखा हुआ कहीं चट्टानों पर, खंभों पर, या कहीं पर, उनको अभिलेख बोलते हैं। पूरा समझाया हुआ है अभिलेख को मैंने। तांबे की पत्तियों पर लिखा हुआ, चट्टानों पर लिखा हुआ, शिलाओं पर लिखा हुआ, गुफाओं में लिखा हुआ अभिलेख। तो एक ग्वालियर प्रशस्ति है, उस ग्वालियर प्रशस्ति में इनसे संबंधित है। और एक
कोथेम अभिलेख है, वो भी राजपूतों से संबंधित है, आ जाएंगे, दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेच्छों का नाशक बताया है, किसको? नागभट्ट प्रीतम को। मलेच्छ मतलब अरबों का नाशक, तो ये चीज ध्यान रखनी है। मतलब अरबों से लड़ाई होती थी और जहां भी अरब दिख जाते थे उनको ये मार के भगा देता था। तो इसीलिए क्या था, ये महत्वपूर्ण शासक है, शक्ति बढ़ा रहा है। लेकिन प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? वत्सराज। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया है। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हमने देखा, उसमें इसने भाग लिया। तो पाल वंश के धर्मपाल को, जो कहां पर था? बंगाल में। तो बंगाल के धर्मपाल को, पाल वंश के धर्मपाल को, इसको बताना कि धर्मपाल ने क्या काम किया था। धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय बनवाया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा बंगाल के क्षेत्र में आता था, तो वहां पर एक, बिहार में क्या बनवाया? विश्वविद्यालय बनवाया, उसका नाम बताना। तो यहाँ पर क्योंकि समझा रखा है, तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर बंगाल के पाल वंश के धर्मपाल को इसने हराया, इससे जीता। लेकिन ये राष्ट्रकूट ध्रुव से हार गया, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया। तो ये है वत्सराज, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आते हैं मिहिर भोज पर। वही जो एक कंफ्यूजन है, राजा भोज, मिहिर भोज। तो पहले मिहिर भोज को समझते हैं, कौन है ये? गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा। उपाधि आदिवरा और प्रभास। अब ये उपाधि क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? तो ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे, वराह मतलब विष्णु का अवतार, तो इससे पता चल रहा है कि ये विष्णु का भक्त था। अलग अलग राजाओं को थोड़ा सा हम टाइम के साथ देखते हैं कि कौन शिव भक्त है, कोई विष्णु भक्त है, इसमें एक बौद्ध धर्म वाला भी आएगा, तो थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आदिवराह या प्रभास इसकी उपाधि थी, विष्णु का भक्त था। राजधानी क्या बनाई इसने? कन्नौज बनाई। और शासनकाल में इसके अरब यात्री सुलेमान आया। सुलेमान अरब यात्री है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग राजा आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सा सॉरी, यात्री, कौन सा यात्री किस टाइम पर आया है, किसके टाइम पर। तो एक कल्लड़ को पता ही होगा, जिसने राजतरंगिणी लिखी थी, उससे और उसके बाद यहाँ सुलेमान से हमें इस टाइम के राजाओं का कुछ वर्णन मिल रहा है। तो सुलेमान जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है, उसमें मिहिर भोज के राजा, मिहिर भोज राजा के राज्य के शासन के बारे में बता रहा है, मतलब उसकी बड़ाई यहाँ कुछ बता रहा है। तो यहाँ पर हमें एक वर्णन मिल रहा है कि मिहिर भोज बहुत प्रतापी राजा था। यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, ध्यान रखना है, मिहिर भोज बहुत प्रतापी राजा था। बल्कि गुर्जर प्रतिहारों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, शक्तिशाली था, वो कौन था? मिहिर भोज था। लेकिन उसने क्या काम किया? उत्तर भारत के लगभग बहुत सारे राजाओं को जीत लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी, ऐसी कहानी को यहाँ पर लिखा नहीं है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण राजा था, शक्तिशाली राजा था, उत्तर भारत का बहुत सारा क्षेत्र जीत लिया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या, पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से ये पराजित हो गया, मतलब इनसे हार गया। जबकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत प्रतापी था, लेकिन फिर भी इनसे हार गया। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष वाले से, ये दोनों से हार गया। और हल्का फुल्का सा ये ध्यान रख लेना, ठीक है। महेंद्रपाल प्रथम, इसका खुद का कोई रोल नहीं है। इसके दरबार में जो रह रहा है उसका रोल है किसका? राजशेखर का। राजशेखर, महेंद्रपाल प्रथम, और इसके बाद में महिपाल आएगा, तो दोनों के ही दरबार में रह रहा है, दोनों ने संरक्षण दिया इसे। तो फिलहाल हल्का सा ध्यान रखना, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को इसने पराजित किया था। बस एक काम हुआ है कि जो राष्ट्रकूटों से लड़ाई है उसमें इसने इंद्र तृतीय को पराजित कर दिया है। बाकी जो इसका मेन है, इसको आप भूल भी जाओ तो कोई नहीं, लेकिन इसको नहीं भूलना, राजशेखर को। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राजशेखर राज्यसभा में रहते थे, प्रतिहारों की दो तीन राजाओं की राज्यसभा में रहे हैं। लेकिन इसके ग्रंथ को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजशेखर ने संस्कृत में कुछ ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास। इनके नाम याद रख लेना, दो तीन बार रिपीट करोगे याद हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रंथ इसके। कौन कौन से? राजशेखर है, राजसवी शेखर कवि है संस्कृत का, किसके दरबार में है वो? फिलहाल तो महेंद्रपाल के है, आगे भी आएगा महिपाल के दरबार में। कुल मिलाकर गुर्जर प्रतिहारों के टाइम पर है, और उसके कुछ ग्रंथ मिलेंगे जिनको ध्यान रखना है। राजशेखर का ग्रंथ है कौन सा? तो ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये चल रहा है। महिपाल आ जाएगा इसके बाद में, इसने भी कुछ खास काम नहीं किया। इसके टाइम में काम हुआ, और टाइम में क्या काम हुआ कि एक बगदाद का यात्री आता है, बगदाद का एक व्यापारी, कह लें व्यापारी था, जो गुजरात आया था। कौन, क्या नाम है उसका? अल मसूदी। अल मसूदी गुजरात आया, तो हमसे पूछ लिया जाता है कि सुलेमान किसके टाइम पर आया? तो महेंद्रपाल के टाइम पर नहीं, गलत हो जाएगा। सुलेमान किसके टाइम पर आया था? मिहिर भोज के टाइम पर। यहाँ देखो, सुलेमान यात्री आया अरब का मिहिर भोज के टाइम पर।
और अलमसूदी किसके टाइम पर आ रहा है, तो वो आ रहा है महिपाल के टाइम पर, मतलब गुजरों के टाइम पर। इतना ध्यान रख लेना जरूर, गुजर प्रतिहारों के टाइम पर, ठीक है। और ये गुजर को क्या कहता है, तो ये गुजर प्रतिहार को अलगुजर, अल अपने नाम से अलगुजर बोलता है, और राजा को ये बोरा कहता है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसने भी राजसभा में विद्वान चंद्रशेखर को, सॉरी, राजशेखर को संरक्षण दिया, महिपाल ने भी, ठीक है। अन्य शासक जो महत्वपूर्ण शासक हैं, इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, इनके टाइम पर काम हो गए महेंद्रपाल महिपाल के टाइम पर। वैसे ही इनके टाइम पर कुछ काम हुए, तो ये महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी काम हुआ, जैसे राज्यपाल और त्रिलोचन पाल, दोनों हैं। दोनों को 2 वर्ष के अंतराल, मतलब 1 वर्ष के अंतराल में लगातार 2 वर्षों में महमूद गजनवी ने हरा दिया। महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किए, वही जो 17 आक्रमण के नाम से जाने जाते हैं। तो भारत के जब गुजरात पहुंचता है वो, तो उससे पहले वो गुर्जर प्रतिहारों से लड़ाई कर रहा है, और गुर्जर प्रतिहारों में 1018 में राज्यपाल को, 1019 में त्रिलोचन पाल को हरा रहा है और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों का थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है। आगे है यशपाल, इस वंश का अंतिम शासक है। ये भी कुछ खास काम नहीं कर रहा, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा, बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन है। तो यशपाल इस वंश का अंतिम शासक है, और ये गहड़ वालों ने कन्नौज पर अधिकार कर गुर्जर प्रतिहार का अंत कर दिया। मैंने बताया था कि कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया है, मेहरभोज का। मेहरभोज किस कौन सा, गुर्जर प्रतिहार है। गुर्जर प्रतिहारों के लास्ट राजा को गहड़वाल हराएंगे। हराएंगे क्या मतलब, उन पर विद्रोह कर देंगे। हराकर क्या करेंगे, किसको हराकर, यशपाल को हराकर गहड़वाल कन्नौज पर अधिकार कर लेंगे। और अब कन्नौज में कौन आ जाएगा प्रतिहारों की जगह, गहड़वाल वंश। कहां पर, कन्नौज में, राठौर में। मतलब इसको राठौर वंश भी बोला जाता है, ध्यान रख लेना। राठौर जो है वो ये गहड़वाल ही है, राजपूतों में जो राठौर सुनते होंगे। उसके अलावा राजधानी कौन सी है इनकी, कन्नौज है, ध्यान रह जाएगा। संस्थापक कौन है, चंद्रदेव है। यही काफी है इसके लिए, तो चंद्रदेव मतलब इसका संस्थापक है गोविंद चंद्र, ठीक। इसको ध्यान रखना है। इसकी एक तो उपाधि, हालांकि कुछ खास काम नहीं है इसके, इसकी पत्नी के कुछ खास काम है, लेकिन फिर भी गोविंद चंद्र की उपाधि विविध विद्या विचार वाचस्पति, एक बड़ी लंबी चौड़ी सी उपाधि धारण की कि मैं विद्या का प्रेमी हूं और ये है वो है। तो विविध विद्या विचार वाचस्पति, इसकी गोविंद चंद्र की उपाधि थी। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी जिन्हें अच्छे एग्जाम अच्छे से तैयारी करनी है वो ध्यान रखें। इसकी राजकुमारी है, मतलब सॉरी, इसकी रानी है कुमार देवी। उस कुमार देवी ने एक अभिलेख लिखवाया है, सारनाथ लेख, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो कुमार देवी थी, इसकी पत्नी थी, वो क्या थी, वो बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो सारनाथ में जो लेख लिखे हुए हैं वहां पर एक लेख लिखवाया, और उस लेख में इसके लिए बोला, गोविंद चंद्र के लिए, ये मतलब टिप्पणी पूछ ली जाती है जो अच्छे एग्जाम है उनमें, कि ये टिप्पणी किसके लिए है। तो दुष्ट और तुरुस्क, तुर्क का मतलब तुर्कों, तुर्क मतलब जो बाहर के तुर्क साइड के तुर्की मुसलमान थे, उनके जब भारत में आक्रमण हुए, तो दुष्ट और तुरुस्कों को, मतलब इसकी प्रशंसा में ये लिखवाया कि ये इतना प्रतापी है, ठीक। तो दुष्ट और तुरुस्कों को, तुर्कों को वाराणसी की रक्षा के लिए विष्णु का अवतार लिया है गोविंद चंद्र ने। तो इसकी पत्नी जो कौन है, कुमार देवी है, उसने एक अभिलेख लिखवाया है सारनाथ में, बौद्ध धर्म की अनुयायी थी क्योंकि वो, और उसमें लिखवाया कि ये इतना प्रतापी राजा है कि ये विष्णु का अवतार है, जिसने वाराणसी की रक्षा की है, किससे, दुष्टों से भी और तुर्कों से भी। और इसको बोला है कि शिव जी ने इसको यहाँ पर वाराणसी विष्णु के अवतार को बनाकर भेज दिया, ठीक। तो ये गोविंद चंद्र है। इसका सबसे मुख्य शासक जयचंद, ठीक। पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता थी, सबको पता है इस बात का, क्यों थी, क्योंकि इसकी पुत्री, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रख लेना, इनकी पुत्री, किसकी, जयचंद की पुत्री को पृथ्वीराज चौहान में दिखा दिया मैंने, लिखना चाहो यहाँ पर लिख लेना नोट्स में। तो पृथ्वीराज चौहान से इनकी शत्रुता थी जयचंद की। ये विवाह कर रहे थे, इनकी पुत्री कौन है, संयोगिता, विवाह कर रहे थे संयोगिता का। संयोगिता उससे खुश नहीं थी विवाह से। संयोगिता ने, जो कहानी है वो ये है, मतलब जो बताई जाती है, हालांकि कितनी सत्य है कितनी नहीं उस टाइम का पता होगा। तो संयोगिता ने एक पत्र भेजा, किसको, पृथ्वीराज चौहान को, और बोला कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी स्वयंवर कर रहे हैं। इस बात को सुनकर गुस्सा आया पृथ्वीराज चौहान को कि स्वयंवर कर रहे हैं, एक तो मुझे बुलाया नहीं है, शत्रुता अपनी जगह और ये न्योते अपनी जगह, है ना। दूसरी चीज उसने ये बोला कि मैं इससे खुश नहीं हूं, तो मुझे यहाँ से ले जाइए।
और फिर ये कहा जाता है जो कहानियों में है कि पृथ्वीराज चौहान आए और अपहरण किया और उस संयोगिता को ले गए और उनसे विवाह कर लिया। तो इसलिए जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनसे इनकी शत्रुता है। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन से भी ये पराजित हो गया है, पृथ्वीराज चौहान से भी पराजित हो गए थे। चंदावर का युद्ध लड़ा है, किससे लड़ा? जयचंद से। अब देखो कहानी ये है कि पृथ्वीराज चौहान तो पुत्री को ले गए संयोगिता को, लड़ाई चली रही है, लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है, लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि इसने क्या काम किया, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए इसको न्योता दे दिया, किसको? मोहम्मद गौरी को। और बोला, जो कहानी के रूप में है, हालांकि कितना सत्य है वो उस टाइम पे पता होगा, मोहम्मद गौरी को बोला कि आप भारत आइए और आने के बाद यहाँ पर एक राजा है पृथ्वीराज चौहान, आप उसको हराओ, मैं आपका साथ दूंगा और बाकी देखा जाएगा, जो भी होगा बांट लेंगे या फिर राज्य को बांट लेंगे, जो भी होगा। तो गौरी आता है, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करता है। कौन सी लड़ाई? 1191 92 91 92, यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, वो पृथ्वीराज चौहान में है। 91 तराइन का प्रथम युद्ध, 92 तराइन का द्वितीय युद्ध वो करता है। और फिर उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान जब हार जाता है तो वो क्या करता है, 1194 में चंदावर का एक युद्ध होता है जयचंद से। और उस चंदावर के युद्ध में 1194 में पृथ्वी ये मोहम्मद गौरी इसको भी मतलब इसके ऊपर आक्रमण करके एक युद्ध लड़ता है कि भाई मुझे तो इतना नहीं चाहिए, मुझे सारा ही चाहिए। तो मोहम्मद गौरी इसके ऊपर आक्रमण करता है, जयचंद की पराजय होती है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है। यहाँ पर संस्कृत के एक प्रख्यात कवि हैं श्रीहर्ष, इसको भी संरक्षण दिया जयचंद ने। श्रीहर्ष एक राजा देखेंगे हम, लेकिन श्रीहर्ष एक कवि हैं जिसको संरक्षण मिला है जयचंद का। श्रीहर्ष की एक रचना है नैषेध चरित, ये थोड़ी सी काम की है तो इसको ध्यान रखना है, श्रीहर्ष नैषेध चरित जयचंद। तो ये कहानी हो जाती है, ये गहड़ बल वंश बस इतना ही काफी है, इसमें और ज्यादा जरूरत नहीं है। चौहान वंश, तो चौहान वंश का पता है कि शाकंभरी है ना, शाकंभरी के मतलब इनकी राजधानी बनाई है इन्होंने। शुरुआती जो क्षेत्र है इनका शाकंभरी का क्षेत्र है, सांभर और अजमेर के पास। तो जो इनका विस्तार होता है वो कहाँ पर? अजमेर में हो जाता है। तो कहाँ? सांभर और अजमेर का क्षेत्र है। पहले प्रतिहारों के सामंत है, मैंने बताया था प्रतिहार के सामंत है सभी ये जो मुख्य राजपूत वाले हैं। उसके बाद में इनका जो संस्थापक है 7वीं शताब्दी, देखो इतना अंतर है, पहले से राजा हुआ चला हुआ आ रहा है लेकिन वो सामंती राजा के रूप में काम कर रहा है। फिर एक राजा आएगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक। तो पहले वासुदेव इस वंश के संस्थापक हैं। वाचस्पति प्रथम प्रतिहारों से स्वतंत्र हो जाते हैं, समझ गए? तो अभी पहले सामंत चले थे, फिर वो स्वतंत्र हो गए 10वीं शताब्दी में, 7वीं से 10वीं शताब्दी तक। और अजयराज 12वीं शताब्दी में एक मुख्य राजा बन के उभर के आते हैं, जो क्या करते हैं, अजमेर नगर की स्थापना कर रहे हैं। तो शाकंभरी वाली जगह पर ये चल रहे थे, अजमेर नगर की स्थापना हुई और इन्होंने क्या करा, अजमेर को अपनी राजधानी बना लिया। इस तरह से इनकी राजधानी कौन सी होगी? अजमेर होगी, समझिए। तो पहले शाकंभरी में वासुदेव सामंती राजा, वाचस्पति अलग कर लिया, अजयराज इनसे और ज्यादा अपना वजूद बढ़ाया और क्या किया, अजमेर का शहर बसाया और उसको अपनी राजधानी बना लिया, समझे। अब आगे आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, इनका दूसरा नाम है बीसल देव, या तो बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ एक ही है। तो इनके समय में कुछ काम हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण राजा है, प्रतापी राजा है इस वंश के। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का हम एक कुछ कहानी जैसे चंद्रवरदाई है गए उसके राजकवि, और पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, इनके बिहाफ पर हम पृथ्वीराज को एक महान राजा मानते हैं। लेकिन विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव इस वंश के बहुत प्रतापी राजा थे। अजमेर में सरस्वती मंदिर और एक संस्कृत विद्यालय बनवाया। इनका जो मेन मतलब जो वर्क है वो लड़ाइयों की तरफ ना झुककर वो किस पर है, अपना डेवलपमेंट पर, इस बात को ध्यान रखना है। तो अजमेर में सरस्वती मंदिर और एक संस्कृत विद्यालय बनाया किसने? विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने। इस 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर कुछ लिखावट लिखी है, जैसे ताजमहल जाते होगे तो वहां पर भी कुछ लिखा हुआ देखोगे, कुरान की आयतें लिख रही हैं। तो इस 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर, मस्जिद की दीवारों पर संस्कृत में लाइनें लिखी हुई हैं। संस्कृत में ये तो लिख पाएगा नहीं, वो जो संस्कृत की लाइनें हैं वो किसकी हैं? हरिकेल नाटक की। जो हरिकेल नाटक है इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने उसको उस मंदिर विद्यालय की दीवारों पर लिखवा दिया था। ठीक है। तो उस नाटक की ही लाइनें यहाँ पर मिली हैं, उससे सिद्ध होता है कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नहीं थी, पहले क्या था, विद्यालय था, मंदिर था, और वहां पर उसको खत्म कर दिया गया, तोड़वाया गया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। हरिकेल नाटक
किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ वीसल देव के द्वारा। इसके दरबार में सोमदेव एक रह रहे हैं, लेखक रह रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सोमदेव ने ही हरिकेल नाटक की रचना की या फिर इनकी सहायता की, हो सकता है ऐसा, लेकिन फिलहाल हम ये याद रखेंगे हरिकेल नाटक मतलब विग्रहराज चतुर्थ। और सोमदेव ने कुछ और रचनाएं की हैं, कथा सरित सागर और ललित विग्रहराज। ये ललित विग्रहराज जो है विग्रहराज की प्रशंसा में लिखा हुआ एक रचना है पूरी, ठीक है। तो ललित विग्रहराज और कथा सरित सागर विग्रहराज चतुर्थ के लिए इसके टाइम पर सोमदेव ने लिखा, इसके दरबार में रह रहे हैं जो। तोमरों की अधीनता समाप्त कर क्या किया? सामंत बना लिया। मैंने बताया पहले दिल्ली में कौन है? तोमर है, लेकिन एक राजा आएगा वो क्या करेगा? उनकी अधीनता समाप्त करेगा, वो सॉरी स्वतंत्रता समाप्त करेगा, उन्हें क्या कर लेगा? सामंत बना लेगा अपना। वो कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। तो तोमरों को हराकर उनको सामंत बना लिया और साथ में क्या करा? दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली। हालांकि दिल्ली को राजधानी पूरी तरीके से जो बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान, जो इनसे अगले राजा होंगे वो बनाएंगे मुख्य राजा, ठीक। तो दिल्ली को राजधानी मतलब बसाकर अलग तरीके से, और जो राजधानी का नया रूप देंगे वो। तो फिलहाल क्या है? अधिकार कर लिया, ऐसा ध्यान रखें इसके लिए। तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तोमरों को हराकर। कथा सरिसागर ललित विग्रहराज सोमदेव वर्मन। हरिकेल नाटक इन्होंने लिखा, उसकी लाइनें लिखी हुई हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े पर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसको बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन उसको बनवाया किस पर? संस्कृत विद्यालय पर, और मंदिर के ढांचे को तोड़कर। जिसको बनवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। तो ये हो जाता है। इसके बाद आते हैं मुख्य राजा पृथ्वीराज तृतीय। इस तृतीय राजा को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब पृथ्वीराज प्रथम भी थे, पृथ्वीराज द्वितीय भी थे, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण राजाओं को ले रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर इनको एक नाम मिलता है राय पिथोड़ा। तो राय पिथोड़ा किसके लिए मिलता है? इन्हीं के लिए। राय पिथोड़ा कोई और नहीं है, कौन है? पृथ्वीराज चौहान ही है। इनके दरबार में एक कवि है, कौन? चंद्रवरदाई। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिसने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखी है, जो क्या है? हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई किसके दरबार में है? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, ठीक है। अजमेर से लेकर दिल्ली तक का विस्तार किसने किया है? पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक। राजधानी दिल्ली का नवनिर्माण करवाया, उसको दोबारा से कि भाई ये राजधानी है, ये इस तरह की राजधानी कैसे बनाएंगे, मतलब इसको राजधानी के रूप में डेवलपमेंट करवाओ उसका, और नया रूप दे दो। वो किसने? मैंने बताया दिल्ली 7 बार बसी है, उनमें से एक बार जो बसाया वो किसने? पृथ्वीराज चौहान ने बसाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके विवाह कर लिया, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इनके युद्ध हो रहे हैं। इन चौहान वंश के जो प्रतापी राजा हैं उनमें कौन? बीसल देव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ बहुत महत्वपूर्ण, और वैसे ही पृथ्वीराज चौहान भी बहुत महत्वपूर्ण, दोनों शक्तिशाली राजा माने गए हैं। युद्ध लड़ाई इन्होंने कौन सा? चंदेल शासक परमर्दी देव के सेनापति आला और उदल को मारकर। तो एक लड़ाई होती है, हमने चंदेल शासक अभी आगे चले के देखेंगे हम। तो चंदेल शासक है परमर्दी देव, जो चंदेलों का अंतिम शासक है वो परमर्दी देव ही है, ठीक है। तो परमर्दी देव के दो सेनापति हैं, एक उदल और एक आला और एक उदल, ठीक है। आला एक परंपरा भी है कि उसमें काव्य भी है। ये मानो कि ये आला और उदल इस तरह के योद्धा थे, बहुत मतलब तकड़े वाले योद्धा। इनके बारे में ये बोला जाता है ये जिधर निकल जाते थे उधर के राजा अपना स्थान छोड़ के भग जाते थे। तो इनके लिए अलग अलग तरीके से कविताएं लिखी गई। इनको ऐसा बोला जाता था ये दोनों मिलकर बड़े से बड़े पेड़ को हाथों से उखाड़ देते थे। मतलब हो सकता है कि अतोइशोक्ति में लिखे गए वो रासो ग्रंथ हो तो उनमें ऐसा हो, लेकिन फिर भी ये एक प्रतापी योद्धा थे दोनों ही, आला और उदल। आला उदल बड़े लड़ैया इनकी मार सही ना जाए, ये पूरा एक रासो है इनकी प्रशस्ति में। तो इन आधा उदल को किसने? पृथ्वीराज चौहान ने हराया। उनमें से आला को मार दिया था, हालांकि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इनको मारकर, लेकिन उनमें से आला को मार दिया था और उदल अपने आप ही बाद में मृत्यु हो जाएगी उसकी इस हार से और इन सब से। तो यहाँ पर राजधानी पर अधिकार कर लिया, किस पर? परमर्ददेव की, चंदेलों की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया। गुजरात के शासक भीमदुत्य से युद्ध के बाद समझौता किया। अब भीमदुत्य से लड़ाई हुई, हालांकि भीमदुत्य से क्या हुआ कि ऐसा लगा कि ये हार रहा है, लेकिन हारते हारते समझौता हुआ और समझौते के बीच ही इनको हरा दिया गया, पृथ्वीराज चौहान को, मतलब ऐसा उलटफेर कर दिया गया। लेकिन फिर से एक दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा।
कि हम ये इस तरीके से शासन करेंगे, यहाँ तक का तुम्हारा अधिकार, यहाँ तक का। तो वो समझौता हो जाता है। तो फिलहाल ध्यान रखना है, गुजरात के शासक भीमतुत्या भी इनके टाइम का है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो मैंने बताया था ऑलरेडी, मोहम्मद गौरी जब भारत आता है, बाकी मोहम्मद गौरी में देखेंगे हम। तो मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया? जयचंद ने। किसको हराने के लिए? पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान से दो लड़ाइयां लड़ता है। पहली बोली जाती है तराइन की लड़ाई है, ये तराइन वाले मैदान में है। तो तराइन की लड़ाई में पहली लड़ाई है तराइन का प्रथम युद्ध 1991। ये 1900 लिख गया है, 1191। ये इसको सही कर लेना, 1191। कहीं हो सकता है ऐसी और मिस्टेक हो गई हो, 2003 हो गया हो, 1200 हो गया हो, 1100। तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना कि ऐसा तो नहीं हो सकता 1991 हो या फिर 2003 हो, ऐसा नहीं होगा। तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ रहा है वो। मोहम्मद गौरी की इसमें हार होती है, मतलब मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन 1992 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और मोहम्मद गौरी इसमें भी लगभग पराजित होने वाला है, लेकिन लास्ट टाइम पर आकर बड़ी चालाकी से उसने चालाकी खेलकर और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ऐसा जो कह रहे हैं वो यहाँ पर ये जो रासो ग्रंथ है उनमें वर्णन मिल रहा है। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी को पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी हार गया, दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। दो लड़ाइयां हुई। ये जो लड़ाई है वो निर्णायक कही जाती है, किस लिए? कौन सा? तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक कहा जाता है भारत के लिए। जो दिल्ली सल्तनत हम देखेंगे, तो भारत में मुस्लिम सत्ता के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त किया किसने? तराइन के दूसरे युद्ध ने। इस युद्ध को लड़ने के बाद, जीतने के बाद, अब मोहम्मद गौरी क्या करेगा? जयचंद के पास पहुंचेगा। जयचंद बोलेगा कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, बढ़िया सत्कार करेगा, लेकिन क्या है, ये उसके ऊपर ही आक्रमण कर देगा। अब दोनों की लड़ाई होती है, कौन सी? चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। वहां तो 1900 नहीं हो गया, देख लेते हैं एक बार। 1194 सही है। तो 1194 में इसकी लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद में जयचंद हार जाता है और वहां पर भी मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर दिया गया। एक रचना है, इसको ध्यान रखना है खासतौर से, पृथ्वीराज विजय। जैसे पृथ्वीराज रासो है, तो ये पृथ्वीराज विजय है। ये किसकी रचना है? ये संस्कृत काव्य है, संस्कृत है, ये हिंदी है। और इसके लेखक कौन है? जैनक। कई बार आ जाता है पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज रासो को सब जानते हैं कि वो चंद्रवरदाई की रचना है, लेकिन पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई की नहीं है, वो किसकी है? जैनक की है, ठीक है। और पृथ्वीराज विजय में जैनक के द्वारा इस चौहान वंश की गाथाओं को दिखाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान हो जाते हैं। आगे चलते हैं चंदेल वंश पर। चंदेल वंश में क्या हुआ? तो चंदेल वंश का, इसको, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्षेत्र लिखा हुआ है जैजाक भुक्ति। जैजाक भुक्ति कौन सा है? जो अभी का बुंदेलखंड है वही वाला क्षेत्र पहले जैजाक भुक्ति क्षेत्र था। तो ध्यान रखना है, जैजाक भुक्ति क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन है? चंदेल है। इनकी राजधानी कौन सी है? खजुराहो। खजुराहो को ये अपनी राजधानी बनाते हैं, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और आरंभ में ये भी कौन है? वही प्रतिहारों के सामंत है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाएंगे, हट जाएंगे, तो ये स्वतंत्र हो जाएंगे। तो चंदेल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? नन्नुक। नन्नुक, बड़ा प्यारा सा नाम है, नन्नुक। तो नन्नुक कौन है? इनका संस्थापक है, बस इतना ध्यान रखना है। 9वीं शताब्दी की ये बात है। आगे चल के टाइम के साथ में हर्ष या श्री हर्ष, ये इसका एक अलग राजा आता है जो स्वतंत्र राज्य स्थापित कर परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर चंदेल वंश के राजा को देखा। इस चंदेल वंश में हमने देखा यशोवर्मन, धंग, विद्याधर, परमर्दी देव। लेकिन हर्ष तो यहाँ पर है, तो हर्ष यहाँ पर भी है। हर्ष गहड़ वालों का एक कवि भी है। हर्ष बहुत सारे हैं, हर्ष कश्मीर में भी है, कश्मीर का नीरो जिसको बोला जाएगा। हर्ष कौन सा है? हर्षवर्धन भी है। तो नाम से कंफ्यूज ना हो, जहां जिस नाम से भाई, अगर किसी का नाम सचिन है तो वो सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है, सचिन टुचकुले भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अलग अलग नाम के बहुत सारे मतलब एक नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, किसको देख रहे थे हम? चंदेल वंश को। तो चंदेल वंश में नन्नुक है मेन। तो नन्नुक को आपको ध्यान रखना है, इसका संस्थापक है, बाकी इसने स्वतंत्र किया, परम भट्टारक की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट हर्ष नहीं है यहाँ पर, श्री हर्ष को ध्यान रखना है। जब श्री हर्ष आएगा दूसरा राजा, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो यशोवर्मन, ये यशोवर्मन इस वंश का
पहला महत्वपूर्ण राजाओं में से है जिसने मालवा, कोसल और चेदी पर आक्रमण किया और अपना राज्य विस्तार किया। मतलब चंदेल वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा जो आता है वो कौन आता है? यशोवर्मन। उसने मालवा के क्षेत्र पर, कोसल पर, चेदी पर, इन सब पर आक्रमण करके वहां पर अधिकार कर लिया। खजुराहो के प्रसिद्ध, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना है, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवा रहा है। मतलब विष्णु की चतुर्भुजाएं, चार भुजाओं वाले विष्णु के मंदिर का जो पहला निर्माण हो रहा है वो किसके टाइम पर हो रहा है? यशोवर्मन के टाइम पर। कहाँ पर हो रहा है? खजुराहो में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो खजुराहो का विष्णु मंदिर चतुर्भुजी भगवान का, वो किसने बनवाया है? यशोवर्मन ने। अगला राजा आता है इनका, कौन? धंगदेव। धंग अपने आप में शक्तिशाली राजा है। यशोवर्मन, धंग दोनों बताए थे मैंने, आगे भी आएगा। तो धंगदेव प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्र ये हो चुका है। राजधानी क्या कर ली है इसने? कालिंजर। अभी राजधानी कौन सी थी इनकी? जजाक भुक्ति ना। अभी राजधानी कौन सी है? जजाक भुक्ति, बुंदेलखंड का क्षेत्र, खजुराहो। खजुराहो राजधानी है, ये खजुराहो। लेकिन सॉरी, मतलब जेजाक मुक्ति वाले क्षेत्र में है, एक यहाँ पर बताना भूल गया हूँ मैं। ये अभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। अभी जेजाक मुक्ति वाले क्षेत्र में ये एक सामंती राजा के तौर पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन खजुराहो में ये बढ़कर कालिंजर को जीतता है कौन? धंगदेव, और कालिंजर को अपनी राजधानी बनाता है, ध्यान रखना है इसको। ग्वालियर विजय इसका सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। मतलब ग्वालियर वाला क्षेत्र, कालिंजर वाला क्षेत्र धंगदेव की निशानी है, ध्यान रखना। भटिंडा के शासक जयपाल को सुबुक्तगिन के विरुद्ध सैनिक सहायता दी। मतलब जो भटिंडा का शासक है जयपाल, पंजाब की तरफ, उसको क्या कर रहा है? ये सुबुक्तगिन के खिलाफ क्या करेगा? सहायता देगा। और इसके विरुद्ध हिंदू राजाओं के संग में ये शामिल हो जाएगा। सुबुक्तगिन के खिलाफ, जब सुबुक्तगिन यहाँ पर आक्रमण कर रहा था तो उसके खिलाफ हिंदू राजाओं का संघ बना। उसमें यह था कि उसका खिलाफ कौन खड़ा होगा, तो उसमें कुछ राजाओं का जो संघ बनेगा, आगे चल के हम देखेंगे जब वहां से आक्रमणकारी आएंगे, अरब आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी, उस क्लास में हम समझेंगे मध्यकाल में। तो फिलहाल ये उस संघ में शामिल हो जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, धंगदेव के लिए। खजुराहो में वैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जिन्नाथ मंदिर। खजुराहो को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में क्षेत्र है खजुराहो। वो खजुराहो में मंदिर हैं बहुत सारे। एक विशाल प्रांगण है, एक पूर्वी साइड में, एक पश्चिमी साइड में। एक साइड में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं और एक साइड में 5 मुख्य मंदिर हैं, बड़े मंदिर। उन मुख्य मंदिरों में आता है वैद्यनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। और एक मंदिर को हमने देख लिया है, विष्णु मंदिर, चतुर्भुजी भगवान विष्णु मंदिर। किसने बनवाया चतुर्भुजी भगवान विष्णु मंदिर को? तो वो बनवाया किसने? यशोवर्मन ने। अब इसमें एक वैद्यनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, जिननाथ मंदिर है। इनको कौन बनवा रहा है? ऐसे मंदिरों को धंगदेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कोई भी काम को भूल जाओ धंगदेव के, ये काम नहीं भूलना। वैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जिन्नाथ मंदिर, धंगदेव, ठीक है, ये हो जाता है। विद्याधर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया, क्योंकि अब देखो विद्याधर क्या है। विद्याधर एक शक्तिशाली राजा है, बहुत महत्वपूर्ण राजा है। लेकिन क्योंकि हमें इस टाइम का इतिहास केवल हम महत्वपूर्ण शासकों को लेते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में जो है किसी भी एग्जाम के, वो इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, तो हम केवल महत्वपूर्ण शासकों को ले रहे हैं। लेकिन विद्याधर बहुत शक्तिशाली महत्वपूर्ण शासक है और इतना अपने आप में वजूद रखने वाला है कि यहाँ पर इस कहानी को ध्यान से देखना, महमूद गजनवी से युद्ध करने की बजाय भाग खड़ा हुआ कौन? राज्यपाल। तो प्रतिहार शासक है, वही गुजर प्रतिहारों में एक शासक है राज्यपाल। हमने देखा था ना राज्यपाल को, भूल गए होगे अभी तक, तो इतनी देर तक कहाँ रहता है राज्यपाल। राज्यपाल और त्रिलोचन पाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये रहा राज्यपाल। 1018 में जब महमूद गजनवी ने उसके ऊपर आक्रमण किया, तो मैंने बताया था पराजित कर दिया। लेकिन वो पराजय किस तरह की थी कि जैसे ही महमूद गजनवी आता है, ये नाम सुनता है, तो वहां पर जैसे ही ये हारने वाला है तो ये निकल के गायब हो गया, मतलब भाग गया। अब जब वहां से भाग गया तो महमूद गजनवी तो पूरा अधिकार कर ही लिया, तो ये वापस आता है और वहां पर आत्मसमर्पण कर देता है महमूद गजनवी के सामने। इस बात से बेहद नाराज हुआ कौन? विद्याधर। जो कौन था? जो कौन है? चंदेल वंश का राजा है। मैं बीच बीच में ये चीजें याद भी दिला दे रहा हूँ, कौन से वंश का, पता चला इसको ही भूल जाओ आप लोग। तो जो चंदेल वंश का राजा है विद्याधर, इस बात से बेहद नाराज हुआ
कि एक मुस्लिम आक्रमणकारी के सामने तुमने पहले भाग गए और फिर आत्मसमर्पण कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। और इसको क्या करा, इसने मार दिया। ठीक। परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गांगे देव को भी इसने पराजित किया। मतलब इतना प्रतापी राजा है कि जो परमार शासक है भोज, उसको भी पराजित कर दिया और कलचुरी शासक गांगे को भी। अब आते हैं परमर्दी देव वर्मन या परमल। तो मैंने बताया कि ये महत्वपूर्ण शासक है, अंतिम शासक है, हालांकि शक्तिशाली है। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन है? ये परमर्दी देव वर्मन ही है, जिसको परमल के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणाधिपति कहा गया है कलिंजर अभिलेखों में। मैंने बताया ग्वालियर अभिलेख, कलिंजर अभिलेख, एक कोथम अभिलेख आएगा, वो इन सब से संबंधित है, राजपूतों से। तो कलिंजर अभिलेख में दक्षिणाधिपति कहा गया है किसको? दक्षिण का अधिपति किसको? परमर्दिदेव वर्मन को, मतलब दक्षिण पर भी अधिकार करने वाला। तो वीर सेनापति आला और उदल, अभी देखा था हमने, आला उदल के टाइम पे मैंने बताया था कि ये चंदेल वंश का अंतिम शासक रहेगा परमर्दिदेव। तो आला उदल इसी के सेनापति हैं। इसने किससे? चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की और युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में ये खुद ना जाकर आलाउदल को भेज देता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के सामने खड़े होने की हर किसी की क्षमता उस टाइम पर नहीं थी। ऐसा कौन? रासो ग्रंथ बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो हो सकता है वो सत्य हो या नहीं हो, लेकिन ये क्या करता है, आलाउदल बड़े वीर सेनापति थे, मैंने बताया कि जिधर को निकलते थे उड़ाते जाते थे धूल। तो इसको भेजा कि ये सोचकर कि ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे और वहां पर मैं अधिकार कर लूंगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ये इनको हरा दिया और मार दिया, और इसका साम्राज्य ढेर हो गया। 1203 में आगे चल के, 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक, गलती से बोल गया मैं, 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दिदेव को पराजित किया, कलिंजर पर अधिकार कर लिया, और बाद में 1206 से कलिंजर पर जब ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा तो इसका ही अधिकार यहाँ पर चल जाएगा। समझ गए? इस तरीके से क्या हुआ, ये चंदेल वंश भी हमारा समाप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, परमार वंश। देखो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और 10 मिनट 15 मिनट एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एक साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। परमार वंश मालवा का क्षेत्र है। राजधानी कौन सी है? धारा, धारा नगरी। पहले उज्जैन का क्षेत्र में इनका अधिकार था। आरंभ में ये क्या है? ये भी प्रतिहारों के सामंत है, मैंने बताया प्रतिहारों के सामंत ही हैं ये सब, चंदेल है, चौहान है, परमार है। शुरुआत में प्रतिहार क्योंकि मुख्य राजा हैं। ठीक। राजधानी कौन सी है? ध्यान रखना है, धारा। पहले उज्जैन थी, उसको एक बार को भूल जाओ, लेकिन धारा को ध्यान रखना है, धारा नगरी। तो ये इनकी राजधानी है, मालवा क्षेत्र है। इसका जो शासक है पहला कौन सा है? सियक द्वितीय या श्री हर्ष। मैंने बताया था हर्ष को, ये इस वाले को छोड़ सकते हो आप, लेकिन श्री हर्ष इसको नहीं छोड़ सकते। परमार वंश के एक हर्ष आया था जिसने वो उपाधि धारण की परंपरा है, उसको आप एक बार को छोड़ दें, श्री हर्ष को ध्यान रखना है। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक, इसलिए परमार वंश का प्रथम मतलब परमार वंश का संस्थापक ही इसको बोला जाएगा यहाँ पर, बल्कि संस्थापक लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, संस्थापक। ठीक है, ये हो जाता है। तो परमार वंश का संस्थापक या पहला स्वतंत्र शासक कौन है? तियक या श्रीहर्ष है। राष्ट्रकूटों और हूणों को इसने हराया, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक। तियक। वाकस्पति मुंज। अब देखो है क्या, मैं कहानी सुना देता हूँ, थोड़ी सी कहानी सुन लेना। सीयक द्वितीय जो है, हालांकि इससे पहले सीयक प्रथम भी है, और भी राजा हैं, लेकिन सीयक द्वितीय स्वतंत्र करता है अपने आप को सामंती से, मतलब सामंत राजा से, और वो क्या कर लेते हैं, राष्ट्रकूटों को भी हराता है, और ये पूरी तरह से अपने वंश को स्थापित कर देता है परमार को। इसका कोई बेटा नहीं है शुरुआत में। ठीक है, जब बेटा नहीं है तो ये क्या करता है, एक मुंज घास में पड़ा हुआ इसको एक बालक मिलता है। एक घास है, घास का नाम है मुंज घास। उसमें एक बालक मिल रहा है जिसका नाम है, मतलब नाम नहीं है कुछ भी, छोटा सा बालक है। ये उसको बड़ा स्नेह करता है, बहुत प्यार लगता है इसको वो। तो घर ले आता है, लाकर प्यार करता है और उसको अपना बेटा बना लेता है। उस बेटे का नाम रखता है उसी मुंज के नाम पर, वाकस्पति मुंज। तो इसका नाम मुंज पड़ गया। अब आगे चल के इसका खुद का भी बेटा हो जाएगा। तो ये जब वाकस्पति मुंज, हालांकि इसको ही वो राजा बनाता है, ये इसी को राजा बनाएगा सीएक, पहला राजा, अपना उत्तराधिकारी। जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसका भाई जो इसका असली बेटा था वो आगे चल के राजा बन जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कहानी बता दी है मैंने। तो वाकस्पति मुंज श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण करता है। ये उपाधि और बहुत सारे राजाओं की है, इसलिए यहाँ पर इनको तजव्वुब बहुत ज्यादा नहीं देते, थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस।
ये इसका महत्वपूर्ण है कि ये मुंज सागर झील का निर्माण करवाता है। मुंज सागर झील मुंज ने करवाई, ठीक है। हूणों को पराजित किया, इसके काम को इसने पूरा कर दिया, पूर्णतः पराजित किया। ये लिखता मिलता है हमें कैथोम दामपत्र में, सॉरी कोथेम दामपत्र में, लेख में हमें ये चीज मिल रही है कि इसने हूणों को पराजित किया था, ठीक। राष्ट्रकूट शासक तेल ने मुंज को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया और हत्या कर दी। मैंने बताया इसकी हत्या हो जाती है और इसका भाई जो इसका सगा बेटा था वो राजा बन जाएगा अब चल के। तो राष्ट्रकूट शासक जो तेलप था, तेल, उसने क्या काम किया, मुंज को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। ये हमने राष्ट्रकूटों में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना यहाँ पर भी। चलो अब आते हैं राजा भोज। तो जो इसका भाई है उसी का बेटा है राजा भोज, मतलब इसका भतीजा मुंज का। राजा भोज उपाधि, राजा भोज को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मिहिर भोज महत्वपूर्ण था वैसे ही राजा भोज। मिहिर भोज कौन सा शासक था, प्रतिहार वंश का शासक। राजा भोज कौन सा शासक है, परमार वंश का शासक। परमार कहाँ पर है, मालवा क्षेत्र में है। इसकी उपाधि है कविराज, सार्वभौम, नव सहसांग और नव विक्रमादित्य। तो इसमें से कविराज किस लिए इसका नाम पड़ रहा है, क्यों कविराज ये अपने आप को बोल रहा है, क्योंकि इसने कुछ ग्रंथों की रचनाएं की। कौन कौन से ग्रंथ, आयुर्वेद के लिए लिखा इसने, आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद जो हमारा चिकित्सा पद्धति है उसके लिए इसने एक ग्रंथ लिखा, आयुर्वेद सर्वस्व। किसका लिखा हुआ है, राजा भोज का। साहिल सॉरी सालिहोत्र, ये भी आयुर्वेद से संबंधित ही ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन सालिहोत्र किसने लिखा है, सॉरी राजा भोज ने लिखा है, जो आयुर्वेद से संबंधित है। समरांगण सूत्रधार, ये जो हमारी कला होती है स्थापत्य उससे संबंधित है। फिलहाल आप ऐसे ही ध्यान रख लो केवल, बाकी हम उनमें देखेंगे कला और साहित्य में। आयुर्वेद सर्वस्व, सालिहोत्र, समरांगण सूत्रधार, इसने राजा भोज ने लिखा। सरस्वती कंठाभरण बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है, राजा भोज ने। सिद्धांत संग्रह राजा भोज ने, योग सूत्र वृत्ति राजा भोज ने, और विद्या विनोद राजा भोज ने, और इसके अलावा भी कई सारे ग्रंथ, ठीक है। तो ये मुख्य ग्रंथ हैं, आयुर्वेद सर्वस्व, काली कालीहोत्र, ठीक है, समरांगणम सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति और विद्या विनोद, ये सब किसके, राजा भोज के हैं, ठीक है। ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर ये किए हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप फ्लैशबैक में जाओ, और अभी हमने एक और विद्या के प्रेमी को देखा था और उसकी रचनाओं को देखा था। उसके दरबार में भी एक कवि था, उसकी रचना को भी देखा था, सोमदेव। हरिकेल रचना उसकी खुद की थी, सोमदेव ने भी कुछ रचना लिखी, उसको ध्यान करो। एक था राजशेखर, जो किसी के दरबार में रहता था, महेंद्रपाल के दरबार में, देख लेना, उसने भी कुछ रचनाओं को लिखा। तो अब ये आपका कर्तव्य है कि आप पीछे जाओ, अगर याद नहीं आ रहा है तो उसकी रचना देखो, किसकी, हरिकेल वाली रचना और सोम वाली रचना। उसके अलावा आप देखो राजशेखर की रचना, दोनों का अंतर देखो, और फिर देखो इसकी रचना। तीनों की रचनाओं को अलग अलग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अंतर अभी पता चल जाएगा, नहीं तो मिक्स हो जाएंगी सारी, क्योंकि एक साथ पढ़ रहे हो एक क्लास में। अलग अलग भी पढ़ोगे तो मिक्स हो जाएगी, राजपूत काल में थी या कौन से में थी, क्या थी। तो ध्यान रख लेना, ये इसकी रचना है। भोजपुर नगर बसाया अपने नाम पर, भोजपुर नगर, और उसमें एक झील बनवाई भोजसर, तालाब बनवाया भोजसर, किसने बनवाया, राजभोज ने। भोजपुर नगर हो गया, भोजसर झील होगी। भोजशाला के रूप में एक महाविद्यालय बनवाया, है ना, भोजशाला एक महाविद्यालय बनवाया, और इसमें एक वाग्य देवी की प्रतिमा लगवाई। किसने करवाई, ये राजा भोज ने। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। मतलब ये क्या है, विद्या और कला का प्रेमी है, ठीक। मिहिर भोज लड़ाइयाँ भी लड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये विद्या और कला में ज्यादा है। यहाँ तक कि विद्या और कला के लिए इतना था कि इसकी जब लड़ाई होती है तो उन लड़ाइयों से ये भागने की कोशिश करता है। अभी आगे चल के बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर भोजपुर नगर बसाया, भोजसर तालाब बनाया, भोजशाला एक विद्यालय बनाया, उसमें एक प्रतिमा लगवाई। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। धारा नगरी बसाई, मेन इंपॉर्टेंट है, धारा नगरी किसकी है, राजा भोज की। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये वही राजा है, ठीक है। तो राजा धारा नगरी ये बसा दी। आगे चल के ये हो जाएगी अंधेर नगरी, है ना, चौपट राजा, आगे चल के कुछ होगा ऐसा। तो 1008 में महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक आनंद पाल को सैन्य सहायता दी। और आगे चल के है, अभी इसकी कहानी बताऊंगा मैं, पहले पढ़ लो।
चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने भोज को पराजित कर धारा नगरी को जला दिया। है क्या? चालुक्य और चंदेलों का एक ग्रुप बनता है और इसको हराने के लिए कि इसको हराएंगे, मारेंगे और हम इसके राज्य को ले लेंगे। जैसे ये बात इसको पता चलती है, वो उससे पहले ही गायब हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है? और इस डर से इसकी मृत्यु हो जाए, मतलब डर का कह लें, उसी समय पर इसका बीमार पड़ता है। इनके जो ये लेख लिखेंगे वो तो ये लिखेंगे अपनी बड़ाई करने के लिए कि उसकी इस डर से मृत्यु होगी। इसके लेखों में लिखा हुआ है कि ये बीमार पड़ा उस समय पर, लड़ाई नहीं कर पाया और मृत्यु को होगी इसकी। ठीक है? कुल मिलाकर इस टाइम पे इसकी मृत्यु हो जा रही है कब? जब चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय इसको पराजित कर रहा है, धारा नगरी को जला दे रहा है और फिर ये इसके ऊपर आक्रमण करने की फिर से प्लानिंग करेंगे। तो ये क्या है, धारा नगरी ने जब धारा नगरी को जब जला दिया, पहले इसको देखो, धारा को राजधानी बनाया, धारा नगरी बसाई। 1008 में महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक अनंगपाल की सहायता भी की है। शाही कौन सा? हिंदू वंश का, हिंदू शाही वंश का, जो कहाँ पर है? अफगानिस्तान साइड में। तो वहां पर इसने सहायता भी की है, उसके गुट में भी शामिल हुआ है, हिंदू राजाओं के गुट में भी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ रहा है एक चालुक्य नरेश है, कौन? सोमेश्वर द्वितीय। हमने चालुक्य देखे थे, तो कल्याणी के चालुक्यों में आपको मिलेगा सोमेश्वर द्वितीय। उसने भोज को पराजित किया और धारा नगरी को इतना तबाह कर दिया जला जलू के, ये वहां से भाग खड़ा हुआ। दोबारा आता है, उस धारा नगरी को दोबारा बसाता है। फिर इसको पता चलता है कि चालुक्यों ने एक गुट बनाया हुआ है और फिर से वो आक्रमण करने वाले हैं। इसी बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है। वो कहानी मैंने बता दी है। तो ध्यान रखना, कविराज मार्ग सार्वभौम लिखा हुआ है इसके लिए, इसके लिए लिखा हुआ है नवसैसांग, इसके लिए लिखा हुआ है नव विक्रमादित्य, विक्रमादित्य नया वाला राजा भोज। कविराज के रूप में इसने आयुर्वेद सर्वस्व लिखा हुआ है, शालिहोत्र लिखा हुआ है, सम्रांगण सूत्रधार लिखा हुआ है, सरस्वती कंठाभरण लिखा हुआ है और सिद्धांत संग्रह लिखा हुआ है, योग सूत्रवृत्ति लिखा हुआ है, विद्या विनोद लिखा हुआ है। ठीक है? उसके अलावा भोजपुर नगर, भोजपुर तालाब, भोजशाला विद्यालय, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया है, धारा नगरी बसाई है, राजधानी बनाई है। बाकी महमूद गजनवी का आक्रमण और चालुक्य नरेश का आक्रमण, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। आगे आते हैं सोलंकी, लास्ट चल रहा है बस, बस और धैर्य 5 मिनट का। सोलंकी, सोलंकी कौन है? इनको चालुक्य भी बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे दक्षिण भारत के जब हम राजवंश देखेंगे दक्षिण में, तो वो हम पश्चिम में जब देख रहे हैं, दक्षिण भारत के जो पश्चिम में, मतलब कर्नाटक महाराष्ट्र साइड में, तो वहां पर हमें चालुक्य वंश मिल रहा है, जिसको हम वातापी या कल्याणी, वातापी के चालुक्य बोलेंगे। कुछ टाइम राष्ट्रकूटों का उन पर अधिकार रहा, पूरी क्लास को मैंने समझाया हुआ है 2-3 क्लास में। फिर राष्ट्रकूटों के बाद में फिर से वो आ जाते हैं, कौन से? कल्याणी के चालुक्य। इनसे जस्ट ऊपर जो वंश चलेगा, वो ऐसा उनसे मिलती जुलती समानता, उनके वंश वाले ही माने जा रहे हैं, तो इनको चालुक्य बोलते हैं। ठीक है? चालुक्य मतलब राजपूत चालुक्य जो है वो कौन है? सोलंकी। तो सोलंकी चालुक्य, सोलंकी वंश या चालुक्य वंश राजपूतों वाले, गुजरात में है इनका शासन। राजधानी कौन सी है इनकी? अहिलवाड़, अनहिलवाड़। ठीक है? प्रथम जो इसका संस्थापक है वो कौन है? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम अहिलवाड़ को राजधानी बना रहा है। तो इनका राजधानी कौन सी है? अनिलवाड़, जिसको किसने बनाया? मूलराज प्रथम ने, और इसका संस्थापक है भीम प्रथम। हमने बोला था भीम प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, भीम द्वितीय भी इंपॉर्टेंट है, वो कुछ काम नहीं करता लेकिन उसके साथ काम हो जाएगा, अभी देखेंगे आगे। भीम प्रथम। गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण 1025 में, जो सोमनाथ मंदिर की लूट हुई, सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया। आगे चल के जब ये आएंगे महमूद गजनवी आएगा, तब उस टाइम पर बताऊंगा कि किस तरह से सोमनाथ मंदिर का आक्रमण करते हुए लेकर सन 1001 से और 1025 तक जब ये आक्रमण हो रहे हैं, 1027 तक इवन, तो जब 17 आक्रमण होंगे, किस तरह से यहाँ पर अत्याचार किए गए, लोगों के गले काट दिए गए। ब्राह्मण जो थे उनके गले काटकर उनको डंडों पे लगाकर घुमाते थे पूरे शहर में। जगह जगह जो पिलर गाड़े हुए थे उन पर इनके इनकी हड्डियों को टांग दिया जाता था, ढांचों को टांग दिया जाता था। ब्राह्मण ये बोलते रहते थे कि भगवान हमारी रक्षा करेगा, हम शांति प्रिय हैं, और ये उनको मारता जाता। कौन? महमूद गजनवी। तो इसकी कहानी को बताऊंगा। तो भीम प्रथम उस समय पर राजा था जब ये सोमनाथ मंदिर पर आया, आक्रमण किया, कब? 1025 में। तो भीम प्रथम वहां का राजा है, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुजरात का राजा कौन है? भीम प्रथम। प्रथम है, द्वितीय नहीं है, फिर से याद दिला रहा हूँ, प्रथम। ठीक है? तो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर की लूट कर रहा है। भीम प्रथम के सेनापति विमल शाह ने एक काम किया था, तिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू पर स्थित है, इसका निर्माण करवाया था।
तो माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन जैन मंदिर का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? विमल शाह ने। विमल शाह कौन था? भीम प्रथम का सेनापति था। तो इस मंदिर का क्या हुआ? सोमनाथ मंदिर का। इस मंदिर को बाद में चल के क्या होता है, जब ये यहाँ पर चला जाता है यहाँ से महमूद गजनवी, तो जो पहले लकड़ी और ईंटों का मंदिर होता था, उसको इसने क्या काम करा, भीम प्रथम ने आगे चल के फिर से निर्माण शुरू करवा रहा है दोबारा से, और उसको बनवा रहा है किसका? पत्थरों का, मतलब पत्थरों का मंदिर बनवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी बीच में ये निकल जाएगा, मंदिर पूरा नहीं होगा। तो उसका काम जो करेगा वो जय सिंह सिद्धराज करेगा मंदिर बनवाने का। तो यहाँ पर आते हैं, और फिर यहाँ पर ये भी पूरा नहीं कर पाएगा, इसके बाद वाला जो राजा है वो उसका पूरी तरीके से निर्माण करवाएगा। अभी देख लेते हैं। तो भीम प्रथम हो गया, इसका आक्रमण हो गया, सोमनाथ मंदिर तबाह, दिलवाड़ा जैन मंदिर भी मलसा ने बनवाई दिया। जयसिंह सिद्धराज माउंट आबू पर एक मंडप का निर्माण करवा रहा है। इस की खास बात क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे एग्जाम्स के लिए है, बाकी के लिए नहीं। एक मंडप बनवाया, मंडप का मतलब एक बड़ा सा हॉल और चबूतरा और उसके ऊपर मंडप। उसमें क्या काम करा इसने? हाथियों पर आरूढ़ अपने 7 पूर्वजों की मूर्ति बनवाई। इसने जयसिंह सिद्धराज ने, जो 7 पूर्वज पहले से चलते हुए आ रहे हैं, हाथियों पर उन्हें बैठाया हुआ दिखाया, वो मूर्तियां बनवाई किसने? यहाँ पर माउंट आबू पर जयसिंह सिद्धराज ने। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया। ये इसको बताता है कि ये शैव धर्म का अनुयायी है। आगे चल के जो इसके उत्तराधिकारी आएंगे वो जैन धर्म के वो हो जाएंगे। तो ये शैव अनुयायी है, रुद्र महाकाल मंदिर बनवा रहा है सिद्धपुर में। दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं हेमचंद्र। लेकिन दोबारा सुनना, हेमचंद्र प्रसिद्ध आचार्य इसके दरबार में है, अगले वाले के भी दरबार में रहेंगे हेमचंद्र। ध्यान रखना, हेमचंद्र आचार्य हैं किसके? जैन धर्म के। वो इसके दरबार में भी हैं, अगले वाले के दरबार में भी रहेंगे। और ये इनको संरक्षण तो दे रहा है, लेकिन साथ के साथ ये है कौन? शैव अनुयायी, जय सिंह सिद्धराज। आगे चल के आते हैं, बस लास्ट होने वाला है। कुमारपाल जैन आचार्य हेमचंद्र, आगे वही ने जैन धर्म में दीक्षित किया किसको? कुमारपाल को। संपूर्ण राज्य में अहिंसा के सिद्धांत लागू कर दिए कुमारपाल ने। ये कुमारपाल वो शासक था जिसने, जो जैन धर्म में मान्यताएं होती हैं कि किसी जीव की हत्या ना की जाए, किसी को लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, युद्ध नहीं किया जाए, इन सब चीजों को छोड़ के ये जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है किसके? आचार्य हेमचंद के कहने पर। इन्होंने इसको दीक्षित किया। जो जयसिंह सिद्धराज का था, उसने इनको संरक्षण तो दिया, लेकिन उसने जैन धर्म को ना अपनाकर शैव धर्म में वो बना रहा। ठीक है, पूरी तरीके से शैव धर्म को अपनाए रखा, जैन धर्म की मान्यताओं को थोड़ा थोड़ा उसने विचार किया, लेकिन ये अपना लेता है और इसकी उपाधि अपनी रखता है परम अरहंत। तो राजपूत राजाओं में किसने जैन धर्म की, अरहंत किसको बोलता है, बोला जाता है? जैन जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनको अरहंत बोला जाता है। तो अरहंत की उपाधि किसने धारण की? तो किसने? कुमारपाल ने। कुमारपाल परम अरहंत, क्योंकि जैन धर्म को अपना रहा है, ये जैन आचार्य हेमचंद्र के कहने पर। सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से जो पुनर्निर्माण करवा रहा है वो कौन? ये कुमारपाल ही करवा रहा है। ठीक, मैंने बताया था। इस सोमनाथ मंदिर में जैन आचार्य है। अब है क्या, इसने जैन धर्म क्यों अपना लिया? जैसे ये हेमचंद आचार्य हैं, ये तो पहुंच जाते हैं सोमनाथ मंदिर, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं किसके साथ में? शिव की अर्चना, कुमारपाल के साथ में। और बोलते हैं कि सब धर्म एक है, सबको मान्यता देनी चाहिए। हम ऐसा, जैन धर्म बोलता है कि सभी जाति सभी धर्म सभी ये एक है, तो तुम इसे अपना लो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसा आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे कि एक आंदोलन हुआ था, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, दिल्ली में उसके अध्यक्ष रहे। आंदोलन था मुस्लिम, और जो मुस्लिम व्यक्ति थे जिसने उसकी नींव रखी थी, वो गांधी जी के लिए काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे का सहयोग। तो वैसे ही इन्होंने कुमारपाल चरित, सॉरी, आचार्य हेमचंद्र के साथ में यहाँ सोमनाथ मंदिर की पूजा की, और उन्होंने बाद में क्या करा, उसको जैन धर्म में दीक्षित कर दिया। विजयों का वर्णन, इसकी कुमारपाल की विजयों का वर्णन मिलता है हमें कुमारपाल चरित में। तो ध्यान रखना, कुमारपाल चरित किसके लिए है? कुमारपाल के लिए। कुमारपाल कौन है? तो एक शासक है, कौन सा? गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश का। ये किसने लिखी है कुमारपाल चरित? ये भी पूछ लेते हैं, तो जय सिंह सूरी ने। ठीक है, जय सिंह सूरी ने कुमारपाल चरित लिखी है, जिसमें इसकी गाथाओं, विजय गाथा है। अजयपाल शासन काल में शैव और जैन धर्म, अब देखो पहले शिव जी चल रहे हैं, शिव के उपासक चल रहे हैं, ये जैन का उपासक बन गया, तो दोनों में लड़ाइयां तो होंगी, उनके विचार अलग हैं, उनके विचार अलग हैं। तो यहाँ पर इसके शासनकाल में क्या हुआ? शैव और जैन धर्मावलंबियों में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई।
और इस लड़ाई में अब क्या किया गया, ये दोबारा शैव धर्म को बढ़ाते हैं, और ये जो शैव शैव भिक्षु हैं उनकी हत्या हो जाती है इनके टाइम पे बहुत ज्यादा, और जो जैन भिक्षु हैं उनकी हत्या हो जाती है, और जैन मंदिरों को यहाँ पर नष्ट कर लिया जाता है। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा सा एक बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि पहले शैव थे, जैन हो गए, आपस में लड़ाई हुई, शैव वालों ने जैव वालों को ओवरटेक कर लिया। ठीक, चलो ये लास्ट आ रहा है हमारा मूलराज द्वितीय। अंतिम शासक है कौन? मूलराज द्वितीय भीमद्वितीय। कौन से वंश के? इस सोलंक वंश के, बल्कि राजपूत वंश के भी। 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया। मूलराज द्वितीय एक मेधावी या हम कह सकते हैं शक्तिशाली राजा था, जिसने क्या काम किया, जो मोहम्मद गौरी था जो सबको हरा रहा था, उसको किसने हराया? मूलराज द्वितीय ने, मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय ने हराया। एक और देखा था हमने जो अभी चलो उसको दोबारा देख लेंगे। तो फिलहाल मोहम्मद गौरी को हराने वाला कौन था? मूलराज द्वितीय। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है। 1178 में आबू पर्वत के पास में जब इसका आक्रमण हो रहा है। भीमद्वितीय सोलंकी या चालुक्य वंश का अंतिम शासक है, नाम ध्यान रखेंगे। भीम प्रथम के समय पर वही सोमनाथ आक्रमण था। यहाँ तक आते आते ये अंतिम हो गया, अंत हो गया भीमद्वितीय के टाइम पे, ये अंतिम शासक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात पर आक्रमण कर अनिहा अनिलवाड़ जो इनकी राजधानी थी उस पर क्या कर लेता? अधिकार कर लेता है। और धीरे धीरे क्या होगा फिर? धीरे धीरे 1300 कुछ में ये पूरा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अंतिम शासक भीमद्वितीय, मूलराज द्वितीय ये मोहम्मद गौरी को हराने वाला है। ये अजयपाल, इसको छोड़ सकते हैं। कुमारपाल ये परमहंस जैन बन गया। कुमारपाल चरित लिखी हुई है। तो ये सोलंकी में भीम प्रथम, सोमनाथ आक्रमण, विमल शाह दिलवाड़ा जैन मंदिर, जयसिंह सिद्धराज माउंट आबू पर ये मंडप बनवा रहा है, बाकी कुछ नहीं। चलो हाँ, एक चीज मैं बता रहा था कि जो ये राजा भोज है ये तो चलो आपने देख ही लिया है। महमूद गजनवी से डर के जो भाग गया था राज्यपाल, ये विद्याधर वो राजा है, जैसे अभी हमने देखा मूलराज द्वितीय है, किसको हराया उसने? मोहम्मद गोरी को, जो उससे नहीं हार रहा है। वैसे ही विद्याधर वो राजा है, जब महमूद गजनवी के डर से, जब ये भारत पर लगातार आक्रमण कर रहा था और सारे राजा तितर बितर हो रहे थे, सारे राजा इससे हारते आ रहे थे, ध्यान रखना है, विद्याधर वो राजपूत राजा था जो इससे नहीं हारा और बार बार इससे टक्कर लेता रहा। विद्याधर के सामने ये महमूद गजनवी बार बार परेशान होकर, मतलब इसके सामने आने से वो डरने लगा था। ये वो राजा है। बाकी महमूद गजनवी देखेंगे। तो फिलहाल हमने एक बार यहाँ पर चल रहे हैं, पूरे राजपूत वंश को समाप्त कर लिया है। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, और बाकी के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखो पूरे राजपूत वंश को देख लिया, एक बार का एक रिव्यू दिखा देता हूँ। हमने देखा सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों को एक नज़र मारते चले जाओ, ये रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जल्दी से नज़र मारो कौन कौन से राजा हैं, क्या क्या काम किए। मीरभोज, महेंद्रपाल, महिपाल, ये अल मसूदी और ये सब। फिर उसके बाद हमने गहड़वाल वंश को किया, कन्नौज, इन्होंने किसको हराया था? गुर्जर प्रतिहार को हराकर। यहाँ पर जयचंद है, ये रचना देखो ध्यान से, श्रीहर्ष इसके दरबार में है, इनकी लड़ाई। फिर देखा हमने चौहान वंश के विग्रहराज को देखा, विग्रहराज के दरबार में हरिकेल रची गई है। विग्रहराज के दरबार में सोमदेव हैं, इनकी ये रचनाएं हैं। पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई, ये पृथ्वीराज रासो तराइन का युद्ध, इनको हराया। ये सब एक बार देख लो जल्दी से। चंदेल वंश खजुराहो, ये सुवर्मन। उसके अलावा चंदेल वंश का ये ढंगदेव, वैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विद्याधर, आलाउदल, परमदेव के सेनापति, परमार वंश, मुंज सियक। उसके अलावा यहाँ पर राजा भोज रचनाएं, ये वाली रचनाएं हैं, अभी हमने उससे पहली रचनाएं देखी थी। उसके अलावा ये हो जाते हैं सोलंकी वंश, मूलराज प्रथम, भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज, ये कुमारपाल, कुमारपाल चरित, परम अरहंत, और ये हमारा मूलराज द्वितीय है। तो यहाँ तक हमने पूरे राजपूत काल को, थोड़ी सी हालांकि क्लास लंबी हुई है लेकिन उतना भी नहीं, पूरे राजपूत काल को एक साथ एक बार में करने की कोशिश की है। कैसी लगी है क्लास? कोई डाउट हो तो बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लासेज में, आपको क्या करना है वो आपको पता ही है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।